Welcome back to our class Standard 9 subject Social Studies GSCB chapter number 4 National Movements in India part 3। फर्स्ट पार्ट में आपने बहुत सारा देखा है, सुना है। सेकेंड पार्ट में अपने फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसे चला है और फॉरेन में रहने वाले जो बाहर का कंट्रीज़ में रहने वाले अपना इंडियंस कैसे अपना भारत की आज़ादी के लिए काम किए और क्या क्या मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स इन्होंने क्रिएट किए, बुकलेट्स बांटे, सारा चीज़ इन्होंने दिए और पिस्टल्स भी इन्होंने चुपके चुपके अपना भारत के अंदर भी भेजा है। और रशियन लीडर्स के पास भी इन्होंने हेल्प मांगा, जितने भी इंग्लैंड के साथ टाई अप है वो सब छोड़ दो, अपना भारत को हेल्प करो करके सारा अपना लास्ट सेकेंड पार्ट में देखा है। अभी अपने मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between the Hindu and Muslims in 1906। तो इंग्लिश पीपल दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाए, क्यों हिंदूज एंड मुस्लिम्स को यूनिटी को अलग करना है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मुस्लिम लीडर, तो इन्होंने विजरॉय मिंटो को मिलाए, उन्होंने मीट किए। मार्ली वॉज द इंडियन विजरॉय, वो अपने को पता है 1909 में उस समय पे अपना इंडियन विजिर मार्ली था। मिंटो अलग, मार्ली अलग, ये दोनों मिलके ये रिफॉर्म को इन्होंने बनाया, तो इसलिए ये रिफॉर्म का नाम मार्ली मिंटो रिफॉर्म। अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया इन 1915। तो 1915 में ही गांधी जी अपना इंडिया को रिटर्न आए। तो उसके पहले उन्होंने अफ्रीका में थे। अफ्रीका में रहते वक्त भी कैसे बाकी देश के अंदर रहने वाले इंडियंस आंदोलन करते, वैसे ही गांधी जी भी सत्याग्रह मूवमेंट को वहाँ पर शुरू करके उसको उधर सक्सेसफुल भी किए। तो वहाँ पर रेसिज्म, दैट मीन्स इन 1915 में आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म चल रही थी, वहाँ पर भी गांधी जी अपना सत्याग्रह मूवमेंट नॉन वायलेंस को यूज़ करके वहाँ पर सक्सेसफुली जीत के भी वापस इंडिया आए थे। तो इस पॉलिटिकल मेंटर गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एंड स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम हु ही गॉट इंस्पिरेशन। ये दोनों के पास से इन्होंने इंस्पिरेशन लिए। सो पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले एक गुरु होते और दूसरा स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र, इन दोनों इनको इंस्पायर किए। इनका इंस्पिरेशन लेके गांधी जी अपना नॉन वायलेंस मूवमेंट को आगे बढ़ने लगे। गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व्ड द लाइफ ऑफ इंडियंस। पहले गांधी जी पूरा इंडिया के अंदर ट्रैवल करने लगे। तो पूरा ट्रैवल करने के बाद उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया अपना इंडियंस का लाइफ कैसा, ये अपना मेन आज़ादी मिलने के लिए कहाँ पर अपने को पावर होना चाहिए, कहाँ अपना दुखी है, कौन सी तरीका से अपने को आज़ादी लेना है, पहले अपना इंडियंस को मिले, पहले इन्होंने ट्रैवल किए। ये कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेशन एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में गरीबी का झट बहुत था, बहुत गरीबी, तो इनको एक्सप्लॉयट कर दी। तो इसके कारण से ये ब्रिटिशर्स अपना इंडिया के अंदर प्लान बना के रूल करने लगे। सो एंड मेड प्लान्स टू अबॉलिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो उसके बाद उन्होंने ऐसा प्लान किए ब्रिटिशर्स को अपना इंडिया से कैसे भगावे, इनका रूल को कैसे ख़त्म करे। Rowlatt Act 1919। The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law in 1919। उस समय पे इंडिया का लॉ मिनिस्टर थे 1919 में, कौन? राउलेट। तो उनके वही चेयरमैन थे। तो उन्होंने राउलेट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके अंडर उनके हैंडलिंग में राउलेट एक्ट बनाए। ये राउलेट एक्ट क्या था? This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists। तो ये एक्ट का मेन काम ये था, जो क्रांतिकारी लोग और देशीयवादी लोग होते ना, जो अपना भारत के लिए आज़ाद के लिए लड़ते थे, उनको सप्रेस करना, उनको दबाना है। दिस एक्ट केम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट। तो इसलिए गांधी जी ने ये एक्ट को ब्लैक एक्ट करके कहते, बिकॉज इट वॉज मीन्ड बाय सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच।
विकास इसका मतलब ये था। तो एक अलग एक अकेले इंसान की आज़ादी को भी छीनना है, और जो भी फ्रीडम से बात करते हैं, अपना फीलिंग्स को, थॉट्स को हम बाहर बोलने की वजह से ही बाइकॉट्स मूवमेंट, इंडिजिनियस मूवमेंट, ये सारा चीज़ आने लगी। अब ये सारा चीज़ को सबको दबाने के लिए ये राउलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने लेकर आए। तो उसका चेयरमैन कौन थे? राउलेट। तो उस समय का भारत के अंदर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर थे वो। तो ये एक्ट आने के वजह से कोई बोल भी नहीं पाएंगे और कोई फ्रीडम से काम भी नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा भारत ब्रिटिश के सामने आंदोलन करेंगे, कोई भी रैलीज चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको दबा नहीं थे। तो उसको उन लोग को पनिश करते थे, जेल में डालते थे, मारते थे। ये सारा चीज़ ये राउलेट एक्ट के वजह से हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him। ये एक्ट के कारण से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति को इन लोग विदाउट रीज़न से कुछ भी पूछे बिना, बोले बिना अरेस्ट करते थे और जेल में भी डालते थे। तो इसके कारण से गांधी जी इसको ब्लैक एक्ट करके नाम रखते थे और नाम दिया था। मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इट एज स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। तो इसके बारे में हम कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते थे, अपील भी नहीं कर पाते थे और एडवोकेसी भी नहीं कर सकते। ये मोतीलाल ने इसको कंसिडर किया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर। तो ये राउलेट एक्ट के कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को और एक्स्ट्रा पावर मिल चुका है, और इसके अनुसार इन्होंने कोई भी विरोध करने वाले को, कोई भी ब्रिटिशर्स के सामने विरोध करने वाले को उन्होंने दबा सकते, सप्रेस कर सकते, जेल में डाल सकते। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज एक्सप्रेस्ड देयर ओपोजिशन। जितने भी भारतीयवासी लोग हैं, पीपल से, लीडर्स से, इन लोग बहुत तरीक़ा से इन्होंने अपना ये विरोध को एक्सप्रेस किए। कैसे एक्सप्रेशन किए, कैसे इसको विरोध किए? मीटिंग्स अटेंड किए, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स ये ऑर्गेनाइज करके उन अपना एक्सप्रेशन को इन्होंने सामने किए, राउलेट एक्ट को विरोध किए। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली। तो ये मीटिंग्स, रैली, शो, स्ट्राइक्स ये सब गांधी जी ने सत्याग्रह तरीका से करने के लिए बोला है, इसलिए अपना विरोध भी किए। तो उसी कारण से गांधी जी को अरेस्ट कर दिए दिल्ली में। व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वेर अरेस्टेड इन पंजाब, उसी समय पे पंजाब में सत्यपाल एंड किचलू को भी अरेस्ट कर दिए। द एगिटेशन बिकेम सीवियर। तो ये काम और आगे बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, मानी बहुत तीव्र करने लगी। आक्रोशित के साथ इन्होंने काम करने लगे। द गवर्नमेंट विलियमली ट्राई टू सप्रेस ऑल अपोजिशंस। तो उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली पूरी की पूरी चारों तरीक़ा से आने वाला ये मुसीबत को दबाने लगी, विरोध करने लगी। जालियनवाला बाग मसाकर, जालियनवाला बाग हत्या, ये कब हुआ? 13 मार्च 1919 when popular leaders like Dr. Satyapal and Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab. A public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baishakhi to oppose the arrest. सत्यपाल एंड किचलू को पंजाब में अरेस्ट कर दिए, तो इसलिए पूरा पब्लिक पंजाब में अमृतसर का जगह पे बैशाखी का दिन जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो इन लोग एक मीटिंग अरेंज किए। उस समय पे क्यों अरेंज हुए? वो तो सत्यपाल एंड किचलू इन दोनों को अरेस्ट कर दिए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको विरोध करने के लिए। जनरल ओडोनिल डायर रीच्ड देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मिशन गन। जो जनरल डायर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से, जो उन्होंने तुरंत अपना मिलिट्री ट्रूप्स के लेके जालियनवाला बाग प्लेस पे गया। वहाँ पर विदाउट वार्निंग से सबके ऊपर, इनोसेंट पीपल के ऊपर ओपन फायर किया बाय यूजिंग द मशीन गन। तो इसलिए वहाँ पर जालियनवाला बाग में कैसा था? देयर वेर हाई वॉल्स ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाग, जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों के साथ बनी हुई थी जालियनवाला बाग। इन द मिडल वॉज एन अनयूज्ड वेल एंड द ओनली वे आउट बीइंग नैरो। वो बीच में एक यूज़ करने बिना
एक बहुत बड़ा कुआं था और एक ही वे था, एक ही रास्ता था, सीधी रास्ता एक ही था, उसी में ही आना जाना सभी। तो द नंबर ऑफ पीपल लास्ट देयर लाइव्स इन द फायरिंग। जो मिशन गन में इन्होंने फायरिंग किए इसलिए बहुत सारा पीपल वहाँ पर मर चुके, उनको सबको मार डाल दिए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके घटना के बारे में एक रिपोर्ट रेडी करी थी, उसमें 379 पीपल डाइड एंड 1200 पीपल वर इंज्यूर्ड। तो इन्होंने ये रिपोर्ट इतना बताया था 379 पीपल ही वहाँ पर मरने लगे और 1200 पीपल घायल हुए। एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस अपनी तरफ से एक कमेटी को अपॉइंट की, उसमें असली रिपोर्ट निकलने लगी तो 1000 पीपल हैड डाइड। In the firing, Hunter Commission investigation the case on behalf of the British government defended General Dyer। जनरल डायर के ऊपर हंटर कमीशन शुरू किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन में बता दिए 379 पीपल ही वहाँ पर मर चुके, 1200 तो घायल हुए करके। बट उसके बाद कमीशन क्या करने लगी, उनको फॉरगिव करने लगी, मानी उनके ऊपर मिस्टेक नहीं है, ये एन इनोसेंट मिस्टेक है और इसमें इन्होंने अपना जानकारी बिना ये गलती हो चुका है करके वो कमीशन इनको रिपोर्ट दे दी और उनको भी रिलीज़ भी कर दी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डायर को इंग्लैंड भेजा गया था, वहाँ पर इनको एक स्वार्ड एंड 2000 पाउंड्स भी सम्मान किया गया, एक तलवार भी दिए वहाँ पर उनको, वो सम्मान करने जैसा 2000 पाउंड्स भी उनको दिए। तो इस तरफ तो अपना 1000 के ऊपर भारतवासियों जालियनवाला बाग में अपना ज़िंदगी छोड़ दिए और कितने जन घायल भी हुए। अपने को इतना बड़ा दुख करके उनको इंग्लैंड भेज दिए डायर को, वहाँ पर उनको सम्मान भी करे। तो ये तो बहुत बड़ा एक घटना तो अपना भारतवासियों के अंदर एक टेरिबल शॉक होने लगी। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट गांधी जी फेट टुवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लास्ट। सो गांधी जी को थोड़ा बहुत तो ऐसा श्रद्धा था, इन लोग ब्रिटिशर्स से अपना सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी को ले लेंगे। ब्रिटिशर्स को थोड़ा गांधी जी ऐसा सोचने लगे अपने को आज़ादी मिल जाएगी, इन लोग अपना नॉन वायलेंस के रूप में इनसे आज़ादी ले सकते, बट उनको ये श्रद्धा मन में से निकल चुका है। दिस इवन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन। ये घटना अक्की भारत देश को इकट्ठा करने लगी। दिस ट्रेजिडी बिकेम द ग्राउंड ऑफ द फ्यूचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने का एक बेसमेंट होने लगी। खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में देखेंगे। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट में क्या क्या घटना हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की जर्मनी के साइड था, तो जर्मनी के साइड होने की वजह से इंग्लैंड जर्मनी हार गई। जर्मनी हारे की तो जो भी घटना होएगी वो तो टर्की के ऊपर भी आएगी। तो इंग्लैंड जीत चुका है। द ट्रीटी दैट वाज मेड एट मेनी फर्म एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लॉजिंग साइड। सो जो जीत गए वो जो कंट्री हार चुके तो उनके ऊपर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइन्स, ये सारा चीज़ उनके ऊपर लगाया हुआ था। तो जर्मनी को जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइन्स आएगी वो टर्की के ऊपर भी आएगी। तो टर्की ऑफ सुल्तान, द सुल्तान ऑफ टर्की, उस समय का टर्की का सुल्तान कौन था, खलीफा, वो मुस्लिम्स का हेड। The movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as Khilafat movement। मुस्लिम्स का कोई भी दुर्घटना होता है, कोई भी तकलीफ़ पड़ती है, वो भारत के अंदर नहीं कोई भी जगह पे होवे तो हर मुस्लिम्स उसके बारे में, वो घटना के बारे में मूवमेंट करेंगे। ऐसा अपना इंडिया में भी
अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों चीफ लीडर्स एक खिलाफत मूवमेंट शुरू किए अपना भारत के अंदर। क्यों? टर्की के ऊपर, टर्की का सुल्तान के ऊपर ये अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फाइन्स लगाया हुआ, इसको विरोध करके एक मूवमेंट शुरू किए। मूवमेंट के नाम ही खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी कांग्रेस को रिक्वेस्ट किए टू सपोर्ट द मूवमेंट, ये खिलाफत मूवमेंट को आप सपोर्ट करो, तब यहाँ पर अपना हिंदू मुस्लिम का यूनिटी को ला सकते, वापस ला सकते। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को माइंड में रख के कांग्रेस को रिक्वेस्ट किए ये खिलाफत मूवमेंट, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली ये दोनों चीफ लीडर्स बन के ये मूवमेंट को शुरू किए। किसके लिए? टर्की और सुल्तान के ऊपर जो विरोध होता है, जो घटना गिरा है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइन से दबावट हुआ है, उसको विरोध करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किए। तो इसलिए अपना ये मुस्लिम मूवमेंट को अपने को सपोर्ट करना चाहिए। सो द मूवमेंट बिकेम सिवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट। तो कांग्रेस का सपोर्ट मिलने के बाद मूवमेंट और स्ट्रांग होने लगी। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 तक का घटने की बात है। नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये 1920 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। द कांग्रेस मेड ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। स्वराज्य के बारे में बहुत डिमांड रखी थी, स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आप करोगे, आपके नीचे हमारा कुछ सेल्फ गवर्नमेंट, हम रूल करने के लिए परमिशन, इसके बारे में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी, स्ट्रॉन्ग यूनिटी हुई थी, बहुत स्ट्रेंथ होने लगी। इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग द स्वदेशी आर्टिकल्स, स्वदेशी आर्टिकल, फर्स्ट हिंदू मुस्लिम का यूनिटी, सेकेंड स्वदेशी आर्टिकल्स यूज़ करने का। रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस, हर घर में स्पिनिंग व्हील्स ले जाके देने लगे। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ फॉर तिलक स्वराज्य फंड, तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपये का इकट्ठा हुई थी। अनटचेबिलिटी अबॉलिशन हुई, नेशनल एजुकेशन एंड प्रोहिबिशन, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स था। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये थी, जितने भी भारतवासी गवर्नमेंट जॉब्स करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट्स में जितने भी हैं गवर्नमेंट जॉब्स करते थे, वो सब अपना गवर्नमेंट जॉब्स को वापस देने लगे, उसमें से निकलने लगे। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद होने लगे। बाइकआउट लेजिस्लेचर, विधानसभा के अंदर जितने जन काम करते थे अपना काम छोड़ने लगे। रिजाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, गवर्नमेंट वकालत करने गए, वकील अपना अपना काम को रिजाइन कर दिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लेके बाइकआउट फॉरेन क्लोथ्स, जो विदेश की कपड़ा को अवॉइड करने लगे, और अदर आर्टिकल्स को भी। गवर्नमेंट फंक्शंस एंड टाइटल्स, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस होने लगे उसको भी अवॉइड करने लगे। प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू होते वक्त रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी, तो इन लोग भी क्या करने लगे, अपने बारे में टाइटल्स था, केसरी, नाइटहुड ऑनर, ये अपना टाइटल्स को भी वापस दे दिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई टाइटल वाइटल नहीं चाहिए, हमको चाहिए आज़ादी, हमारा देश चाहिए, हमारा देश के अंदर, हमारा राज्य के अंदर हमको रूल करना है। Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Students left English schools and colleges. At various places, foreign clothes were set on fire. So schools, colleges भी बंद होने लगे, उसमें से बच्चे बाहर निकलने लगे और foreign clothes को भी जलाने लगे। When Duke Knight came to India, he was boycotted. In 1921 November, the ceremony of honoring Prince of Wales was boycotted. उस समय पे अपना भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ड्यूक ऑफ कैनेट को वेलकम किए, यहाँ पर उनको सम्मान करने के लिए उनको भी हमने बाइकआउट कर दिए। नहीं आना चाहिए हमारा देश के अंदर और कोई विदेशी का सम्मान करने का नहीं। द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स को भी यहाँ पर बुलाया गया, उनको उनके मर्यादा करने जैसा, उनको भी वेलकम करने जैसा बहुत बड़ा सेरेमनी क्रिएट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको भी अपने मना कर दिए, नहीं आने का, कोई सेरेमनी इधर नहीं बनाने का। सच इंसिडेंट्स क्रिएट्स कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट। ये सारा इंसिडेंट्स हर भारतवासियों के अंदर एक देशीय उत्साह को क्रिएट किया था।
ऑन द अदर हैंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर एस्टैब्लिश। उसी समय पे एक तरफ तो हम विरोध करते, दूसरी तरफ अपना भारत के लिए हम हर चीज़ को नवा शुरू करने लगे। पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस नेशनल लेवल से इस्टेब्लिश हुआ, काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात एक्सेट्रा विद्यापीठ, यूनिवर्सिटीज सब कुछ ओपन किए। ड्यू टू द विगोरस प्रोपेगेंडा ऑफ स्वदेशी गुड्स द इम्पोर्ट ऑफ क्लोथ, स्वदेशी गुड्स उत्पादन करते वक्त ही ज़्यादा उत्पादन करते करते अपने क्या करने लगे, क्लोथ्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में से अपने को इंपोर्ट होती थी वो सारा चीज़ को मना कर दिया। फुटवेयर, लग्जरियस आइटम, ये सारा चीज़ इंग्लैंड से आती थी ना, उसको धीरे 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 कम करने लगे। सो ये बहुत टेरिबल शॉक हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इन लोग सब सोचने लगे हम आगे करके कैसे रूल करेंगे। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाई दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। ये चीज़ जो इम्पोर्ट करते थे उसलिए ज़्यादा आवक था इंग्लैंड को, तो ये इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा इंग्लैंड को होने लगी। तो गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शॉक। मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ वॉज कलेक्टेड इन तिलक फंड। तो तिलक फंड में 1 करोड़ के ऊपर पैसा कलेक्ट होने लगी। ऑन मेनी ओकेशंस हिंदू मुस्लिम इमर्ज्ड प्रेडोमिनेंटली। तो सो मेनी ओकेशंस में हिंदू मुस्लिम का यूनिटी मर्ज होने लगी। द मोपलार रिवोल्ट मलबार, मोपलार रिवोल्ट मलबार में हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट्स के बीच में कुछ क्रिटिसिज्म चालू हुआ था। वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जाके उसको दबाने लगी एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। सो द गवर्नमेंट वापस वो पॉलिसी को अडॉप्ट करने लगी। अनकंट्रोल्ड लती चार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट्स एंड इनह्यूमन टॉर्चर वॉज मेटेड आउट। तो उसके पहले जो इंसान की तरीका भी नहीं मानते थे, तो उस समय पे क्या करते, लती चार्ज बहुत होती थी, फायरिंग, कलेक्टिव इकट्ठा करके अरेस्ट करके ले जाते थे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कुछ घटना हुई नहीं हुई, सभी को पूछे बिना अरेस्ट करते थे। इन लोग को बहुत टार्चर करते थे, इसको भी हटा दिए। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वेर मेड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पहला शुरुआत था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने का। तो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी तोड़ने का इन लोग को अनसक्सेसफुल हो चुका है। जो भी इन लोग अटेंड कर लेते वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का यूनिटी ही दिखाई देने लगी, तो वो भी अनसक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट, द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विथड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर। ये इंसिडेंट चौरी चौरा विलेज में ही हुआ है। वहाँ पर पीपल एक रैली करने लगे, ये उत्तर प्रदेश में। द पुलिस ओपनड फायर ऑन द पीपल। यहाँ पर भी पुलिस क्या करने लगी, वो इनोसेंट पीपल के ऊपर फायरिंग करने लगी। व्हेन दे रैन शॉर्ट ऑफ बुलेट्स, तो वहाँ पर बुलेट्स ख़त्म होने लगे। फायरिंग करते करते पीपल अटैक्ड द पुलिस स्टेशन। ये सारा पब्लिक पुलिस को अटैक करने आई। सारा पुलिस लोग जाके पुलिस स्टेशन में छुप गए। तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पीपल पूरा पुलिस स्टेशन को ही बंद करके जला डाल दिए। तो वहाँ पर 21 पुलिसमैन वेर डाइड। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़, ये हॉरिबल न्यूज़ गांधी जी को पहुँच गए। गांधी जी ये न्यूज़ सुनने के बाद, आई हैव कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर बाय गिविंग अ टूल ऑफ सत्याग्रह। आपके हाथ में हथियार की जगह पे मैंने सत्याग्रह करके एक टूल दिया हुआ है। तो आपको दिया है, आपके हाथ में था, सारा पब्लिक का, सारा पीपल के हाथ में, भारतवासियों के हाथ में सत्याग्रह करके एक टूल को लेने के लिए बोला। आप लोग हथियार लेके सबको मार डालते हो। हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब आप लोग को पता नहीं चलता है। आप लोग सत्याग्रह का चीज़ लेने के जगह पे हथियार ले लिए। ई सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली। वो गांधी जी को बहुत मन दुख हुआ, तो इसलिए गांधी जी ये मूवमेंट को स्टॉप कर दिए, विथड्रॉप कर दिए। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स इफेक्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका इफेक्ट्स क्या है। द मूवमेंट डिड नॉट अचीव इज डिजायर्ड एम्स। मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ए मतलब था वहाँ पर कोई किसी का खून ना गिरे, ना किसी को कुछ ना करे, अपना शांति से अपना मांगता को पूरी करे। वहाँ पर सत्याग्रह, वायलेंस को छोड़ के नॉन वायलेंस अटेम्प्ट करके अपने को इंडिपेंडेंस जीतना है। तो ये जगह पे पब्लिक ऐसा करने लगे तो गांधी जी को दुख होने लगी। तो मूवमेंट अपना पूरी चीज़ को अचीव नहीं कर पाई थी, एम्स को, गोल को अचीव नहीं कर पाई थी। बट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स,
मैनेज टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। तो ये पीपल का अवेयरनेस देने के जगह पे और इन लोग को और हथियार लेके काम करने जैसा रख दी। एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट के सामने एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगी। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट इनजस्टिस। ये इनजस्टिस के सामने एक बहुत बड़ा ताकत का विरोध होने लगी। देयर वॉज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया। हर जगह पे हर तरीक़ा की क्लासेस वाले पीपल्स को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडिया में मिलने लगी। द फेट इन इंडिपेंडेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। आज़ादी का ये सोच ये घटना के बाद बहुत स्ट्रांग होने लगी। द फियर ऑफ लती चार्ज करते और पनिशमेंट करते और जेल में डालते, ये सारा डर सबसे निकलने लगी। द यूथ एंड वुमेन टू केम फॉरवर्ड टू सर्व देयर नेशन एंड कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। जो भारत की हर युवा और औरत लोग बाहर निकलने लगे, आगे करके देश के लिए सेवा करने लगे और इसी कारण से कांग्रेस बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड एक ऑर्गेनाइज सारा पब्लिक को रख के सारा देशवासियों को रख के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे। स्कूल्स गिविंग नेशनल एजुकेशन बिगिन। हर स्कूल्स के अंदर भारत की अपना देश की लैंग्वेज के साथ एजुकेशन देने लगे। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस देन इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी का इम्पोर्टेंस देने लगे थे स्कूल्स कॉलेजेस में। द मूवमेंट दैट वाज लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट खाली सिटीज़ टाउन्स और जो नॉलेज वाले इनके साथ नहीं है, वो ऑल ओवर द पीपल लिव्ड इन अवर इंडिया एंड विलेजेस में भी ये मूवमेंट के बारे में जानकारी जाने लगी, उसका इफ़ेक्ट अवेयरनेस ज़्यादा होने लगी। स्वराज्य पार्टी लास्ट, ये लेसन की लास्ट पार्ट था ये स्वराज्य, दैट इज़ वी वोन अवर इंडिपेंडेंस with our Gandhiji's Satyagraha movement with the purpose of retaining the national awareness among people। ये देशभक्ति के कारण से सारा भारतवासियों के मन में आज़ादी का सोच आने लगी। चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज्य पार्टी। ये दोनों स्वराज्य पार्टी शुरू किए आफ्टर विथड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Their purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of the government। इनकी सोच ये मूवमेंट ये स्वराज्य पार्टी शुरू करने का मेन रीज़न यही था। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो ब्रिटिशर्स का लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितना पॉलिसीज़ अनफेयर पॉलिसीज़ इन्होंने शुरू किया। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मचविलियन पॉलिसी, ऐसा सो मेनी पॉलिसीज़ दे क्रिएट टू सप्रेस द पीपल ऑफ इंडिया। तो उनके लीडर्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी ऑल्सो अडॉप्टेड द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी लाइक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, लिक्वर प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। सो इन लोग वो नॉट ओनली टू ओपोज द अनफेयर पॉलिसीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अनफेयर पॉलिसीज है उसको विरोध करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जाने के लिए नहीं सोचे, और गांधी जी का जो भी एक्टिविटीज़ है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ अपना भारत देश के लिए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, स्पिनिंग व्हील, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, हम हाथ से हैंडीक्राफ्ट कपड़े तैयार करके यूज़ करेंगे, और लिकर दारू का भारत के अंदर से निकाल ही देंगे, दारू नहीं पीने का, वो प्रोहिबिशन, ये सारा चीज़ के बारे में इन लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को एंटर किए। स्वराज्य पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर्स हेल्ड इन नवंबर 1923 एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड गॉट क्लियर मेजॉरिटी। स्वराज्य पार्टी इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है लेजिस्लेचर में वो 1921 नवंबर में। तो उसमें जो कैंडिडेट्स थे स्वराज्य पार्टी का वो इलेक्ट हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसमें क्लियर मेजॉरिटी में। इट डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी इन बंगाल में इनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, बट इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। बट पार्टीज कुछ मिल के एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाने लगे। मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर में मोतीलाल नेहरू पार्टी लीडर बनने लगे, चित्तरंजन दास इलेक्टेड इन द बंगाल प्रोविंस।
स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट्स। ये स्वराज्य पार्टी पहले जो भी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट बजट लेके आई उसको डिसअप्रूव कर दिए एंड प्रपोजल्स एंड रीसेंटर्ड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो इन्होंने क्या क्या अनजस्ट पॉलिसीज क्रिएट किए वो सबको रीसेंट करने लगे। इट कंपल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इन लोग तो सेल्फ गवर्नमेंट अब बनने लगे, तो इन्होंने क्या करने लगे, हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कंपल्शन रखने लगे, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। हर भारतवासी का प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना है। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज्य पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 years earlier। 2 साल के पहले से साइमन कमीशन को गवर्नमेंट अपॉइंट करी, बिकॉज जो स्वराज्य पार्टी का काम कैसा है, इनका काम को तपास करने के लिए। Next, the Swarajya Party functioned in a disciplined manner and established high parliamentary practices। स्वराज्य पार्टी अपना काम को सही सलामत अच्छी तरीक़ा से आगम करी, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा भी एस्टेब्लिश करी हाई पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस तक भी। इट प्रूव्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियंस कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। ये स्वराज्य पार्टी डिसिप्लिन मैनर से अपना काम सही सलामत करी थी और हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस तक अपना एस्टैब्लिशमेंट को क्रिएट करी। तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना प्रूव कर सकते, वी आर द इंडियंस, वी कैन रूल अवर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड we can rule our country with constitutionally and democratically। the educated class of India। तो इंडिया में हर व्यक्ति, हर भारतवासी को एजुकेशन ज़रूरत था, तो and was thus attracted to the स्वराज्य पार्टी। सो इनका मेन रोल हर व्यक्ति को एजुकेशन देना जरूरी है। नेशनल अवेयरनेस री एमर्ज हुआ पीपल के अंदर। द पार्टी played a crucial role in bringing the achievement of independence very near। ये पार्टी का इतना सारा काम था, ये सारा भारतवासी को मन में आने लगी, हम बहुत जल्दी अपना आज़ादी को जीत लेंगे, जल्दी अपना नज़दीक में आ चुका है। ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी। ये सारा चीज़ ये स्वराज्य पार्टी की एक बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे। विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 स्वराज्य पार्टी बिकेम बिग। तो आफ्टर चित्तरंजन दास का मरने के बाद 1925 के बाद पार्टी कमज़ोर होने लगी। सम मेंबर्स क्या करने लगे, बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट वाइल अदर्स एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी नेम्ड द नेशनल पार्टी। जो पार्टी को कुछ मेंबर्स था, इन लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, और जो पार्टीज का अलग कुछ लोग था, इन लोग एक न्यू पार्टी चालू कर दी, उसका नाम था नेशनल पार्टी। दस द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज्य पार्टी रिड्यूस्ड। तो स्वराज्य पार्टी का ये मर्यादा था वो धीरे धीरे कम होने लगी। इन द 1926 इलेक्शन, तो वापस 26 में तो इलेक्शन हुई थी, वो इलेक्शन के अंदर ऑल इट्स मेंबर्स लास्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मेड्रास प्रोविंस के अलावा सारा जगह पे सब हार चुके। बिपिन चंद्रपाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली। तो उसके बाद वो पार्टी को इतना जीव दे के बचा के रखे स्ट्रांगली बिपिन चंद्रपाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन दोनों ही ये पार्टी के अंदर थोड़ा स्ट्रांगली काम करने लगे। सो अपना ये लास्ट पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद का क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिया गया है। डिस्कस द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ बायकॉट एगिटेशन एंड नेशनल मूवमेंट्स। सो दिस इज़ योर आंसर। द स्टार्टिंग पेज ऑफ अवर लेसन, boycott and indigenous movement paragraph, then second growth and development of fierce revolutionary movement paragraph, explain the programs, the events, effects of non cooperation movement। इफेक्ट्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के, दैट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स को लिखना है और प्रोग्राम्स इवेंट्स के बारे में लिखना है। देन शॉर्ट नोट्स गिवन ईयर, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज़ में कितना रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चला है, किस किस जगह पे, राउलेट एक्ट के बारे में लिखने का, जालियन वाला बाग मैसेकर, स्वराज्य पार्टी। दे प्लीज़ गिव दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड रीराइट इन योर नोटबुक।